डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एक रिसर्च प्रपोजल जो है वो बनानी है। देखिए, रिसर्च प्रपोजल बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। मींस के कुछ जो फॉर्मेट है, जो स्टेप्स हैं, बेसिकली वो कुछ तो सेम है, ठीक है, नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम सेम है। लेकिन उनको तरतीब में रखने का अंदाज जो है ये हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा कि जब भी आपने कोई रिसर्च प्रपोजल बनानी है, चाहे वो किसी भी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट है, या आपने कोई रिसर्च वर्क करना है, जैसे हम एमएस के स्टूडेंट होते हैं या एमफिल के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब भी वो अपनी रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने कवर करने होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो है जो इसकी जो लेंथ है, लेंथ की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ आप कह लें कि 5 से 10 पेजेस से लेकर ये 30 से 40 पेजेस तक जो है वो आपकी रिसर्च प्रपोजल हो सकती है, ठीक है। मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन योर लिटरेचर कि आप या उसमें लिटरेचर कितना डालते हैं, या आपका सुपरवाइजर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उसमें अपने डालनी है, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा जो आपने फॉलो करनी ही करने हैं, ठीक है। सिर्फ ये है कि उसमें मटेरियल आपने कितना डालना है, ये आप सुपरवाइजर की कंसेंट से जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो बुनियादी चीज़ें बताऊं कि जो आप एक रिसर्च प्रपोजल में आप डाल सकते हैं या आपको डालनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। ओके व्यूअर्स, अभी मैं आपको एक अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट को थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो पहला पेज है, ये हर यूनिवर्सिटी का अपना एक पैटर्न होता है, उसके मुताबिक आपने मैंने फ़िलहाल अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेज को चुना है जो उनका फॉर्मेट है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ये भी आपको कह दूँ कि आपको कंसल्ट करना चाहिए यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट से, या फिर उनका जो मैनुअल है, स्पेशली जो डिस्टेंस लर्निंग वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक दफ़ा कंसल्ट कर लें अपने सुपरवाइज़र से। अदरवाइज़ जो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, चाहे आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो जनरल फॉर्मेट जो है वो आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉप पे आप लिखेंगे वो लिखेंगे सिनॉप्सिस फॉर एमफिल, या फिर अगर आप पीएचडी का सिनॉप्सिस है तो आप सिनॉप्सिस फॉर पीएचडी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल लेटर्स में आप अपना रिसर्च टॉपिक लिखेंगे, जो आपका रिसर्च टॉपिक होगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं बाद में आपको क्लैरिफाई करूंगा, आपको हर वीडियो बना के दूंगा इंशाल्लाह कि कैसे आपने अपना रिसर्च जो क्वेश्चन है या जिस रिसर्च टॉपिक है, इसको कैसे आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिलहाल मैंने वक्ती तौर पे एक टॉपिक ले लिया है, रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल इन पंजाब। तो उसके बाद देखिए, आप अपने टॉपिक यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम, जैसे मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम यहाँ लगाया है। उसके बाद जो है आप अपना नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर लिखने के बाद आप सुपरवाइजर लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप दो क्वेश्चंस हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सिर्फ सुपरवाइजर का नाम लिखा जाता है अक्सर, लेकिन ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में हैं तो यहाँ पे 2-3 किस्म के सिग्नेचर होते हैं। मीन्स के सुपरवाइज़र 1, सुपरवाइज़र 2, और उसके बाद जो चेयरमैन है उसका भी अपने साइन बनाने होते हैं। तो लेकिन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जस्ट आपका सुपरवाइज़र के भी आप नाम डाल दें तो काफ़ी होता है। उसके बाद आप नीचे सिग्नेचर के साइन बनाते हैं, जिसमें एक सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट और दूसरा जो है वो आपका सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यानी ये मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, अगर आपने बनाना है। अदरवाइज आप यहाँ पे एक सीक्वेंस के साथ सुपरवाइज़र 1, सुपरवाइज़र 2, और उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और उसकी यूनिवर्सिटी, और आगे सिग्नेचर की जगह बनाकर उसे साइन करवा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद चेयरमैन के भी बनाने होते हैं। उसके अलावा आप नीचे डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं। डिपार्टमेंट लिखने के बाद आप जो फैकल्टी है वो लिखना है, और उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, और जिस शहर में वो यूनिवर्सिटी है वो आपने लिखना है, और जिस ईयर में आप कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्योंकि 2020 में ये आपको बना रहा हूँ आपके लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2020 लिख दिया है। तो ये आपका फर्स्ट पेज है, ठीक है।
तो मैं इसको थोड़ा क्लोज करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका फर्स्ट पेज है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट पेज, ठीक है। अच्छा, ये सिनॉप्सिस कोई भी है और उसका आपने फर्स्ट पेज लाजमी इस तरह का बनाना होता है जिसमें टॉपिक, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका कौन सी क्लास का सिनॉप्सिस है और सुपरवाइज़र के नाम और सिग्नेचर भी इसी पेज के ऊपर आपने बनाने होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो आता है टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटियों में टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनाते, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इसको अक्सर फॉलो किया जाता है और आप भी कर सकते हैं। मतलब एक अच्छी चीज़ है, जब भी आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो जब भी आपका कोई सिनॉप्सिस देखेगा तो आपका कम से कम टेबल ऑफ कंटेंट से पता चलेगा कि इसने कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं। तो सबसे पहले इन्हीं हेडिंग्स को मैं मोस्टली, मतलब आप कोई भी प्रपोजल किसी भी यूनिवर्सिटी में बना लें, सोशल साइंसेज में स्पेशली मैं ये बात करूँगा क्योंकि मैं ये सोशल साइंसेज के हवाले से बता रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में फिर आगे आपने हेडिंग्स डालनी होती हैं, सब हेडिंग भी कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, और उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी। यानी रिसर्च क्वेश्चन, सम टाइम ये होता है कि रिसर्च क्वेश्चन ही काफ़ी होते हैं, हाइपोथेसिस नहीं डाले जाते, लेकिन सम टाइम कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जो आप हाइपोथेसिस डालते हैं लेकिन उसमें रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो नहीं डालते, ठीक है। तो उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, और समटाइम दोनों भी वो डिपेंड करता है आपके रिसर्च की नेचर पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ठीक है। और फिर आ जाता है डीलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। ये सेम एज इट इज़ हेडिंग को आपने फॉलो करना है, और इसके नीचे फिर मैं बताऊंगा कि क्या लिखना है, ये भी मैं इंशाल्लाह अभी आपको आगे बताऊंगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको पूरी एक रिसर्च प्रपोजल बनाना जो है वो आ जाए। उसके बाद रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इसको आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कह सकते हैं, ठीक है, या रिलेटेड लिटरेचर भी कह सकते हैं, या सिर्फ लिटरेचर भी कह सकते हैं। ये आपकी यूनिवर्सिटी फॉर्मेट पर डिपेंड करता है, अदरवाइज आप ये भी लिख देंगे तो इसका मतलब एक ही है। उसके बाद मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी में सबसे पहले आपने पॉपुलेशन लिखनी होती है, उसके बाद आपने सैंपल लिखना होता है, फिर सैम्पलिंग टेक्निक यानी किस तरह आपने सैंपल लिया, फिर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ किए, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आपने उसकी चेक की, पायलट टेस्टिंग, और उसके बाद जो है डाटा एनालिसिस जो है वो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लान ऑफ वर्क दिया जाता है कि आप प्लान जो है वो कैसे करेंगे, अपना पूरा वर्क आप अपना कितने अरसे में ख़त्म करेंगे। फिर कुछ ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं जो मेन वेरिएबल्स आप यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में, तो वो आप उसके बाद आपके रेफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये वो मेन हेडिंग्स हैं, वो मेन स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं किसी भी रिसर्च। ये मीन्स कि जब भी आप प्रपोजल लिखते हैं तो उसमें ये हेडिंग्स ज़रूर लिख लें। अब इनमें हेडिंग्स में हम क्या काम करेंगे, नीचे मैं मोटी मोटी आपको चीज़ें यहाँ बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह इस पे मैं आपको पूरी वीडियो बना के दूंगा कि आपने टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करना है, रिसर्च क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, रिसर्च एनालिसिस आपने किस तरह करना है, मुख्तलिफ टेस्ट यूज़ करने हैं तो क्यों करने हैं, कौन से करने हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इसमें स्टेप्स में मैं चंद बातें आपको मज़ीद बता देता हूँ। नेक्स्ट जो पेज है उस पर आपने लिखना होता है लिस्ट ऑफ टेबल्स। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके सिनॉप्सिस में टेबल्स हो, ठीक है। लिस्ट ऑफ फिगर्स भी हो सकती हैं। तो अगर तो हैं तो फिर तो ये शामिल कर लें, अगर नहीं है तो फिर शामिल ना करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर डिटेल ऑफ पॉपुलेशंस, डिटेल ऑफ सिलेक्टेड सैंपल ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग टॉपिक जो है वो मैंने लिख दी है, अदरवाइज यहाँ पे भी ये फिक्स हेडिंग नहीं है, ठीक है। यानी अगर आपके सिनॉप्सिस में लिस्ट ऑफ टेबल्स कोई भी नहीं है, आपने कोई भी टेबल शामिल नहीं किया हो, तो वो यहाँ पे फिर इस पेज को स्किप कर दें। अदरवाइज जो भी टेबल होगा उसका आप इस तरह टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल बना के, और टेबल नंबर 1 2 जो भी है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे इसके लिख दें, और आगे जिस तरह मैंने पेज नंबर लिखे हुए हैं तो वो जिस पेज पर भी है वो पेज नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। तो ये पेज खत्म हुआ। उसके बाद है इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन जब भी आप किसी टॉपिक का लिखते हैं तो उसमें कौन सी बातों का आपने ख्याल करना होता है। अब मैंने, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपने व्हाट आर द मेन वेरिएबल्स इन द टॉपिक। जो भी मेन वेरिएबल्स आपके टॉपिक पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं
उनको आप डिफाइन करें विद रेफरेंस टू सम रिसर्च स्टडीज, ठीक है, और उनको कोट भी करें। ये मैंने बताया हुआ है कि एपीए स्टाइल का तो मैंने बताया आपको कि उसको कैसे कोट करना है। तो इंशाल्लाह मजीद स्टाइल्स कभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उनको यूज़ किया जाता है, साइटेशन किस तरह यूज़ करते हैं। तो अमेरिका मेरी वीडियो मौजूद है एपीए स्टाइल्स की, वो आप देख सकते हैं। अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में अक्सर एपीए और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एपीए फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने जो मेन फैक्टर्स हैं दैट इज गोइंग टू मेक क्लोजर लिंक विद द टॉपिक, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हीं मेन वेरिएबल से लिंक करते हैं, ठीक है, फिर उनको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर अ ब्रीफ हिस्ट्री रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है, आपने हिस्ट्री बयान करनी है कि वो आप वो टॉपिक कहाँ कहाँ तक हो चुका है, किस लेवल तक रिसर्च हो चुका है, कौन से उसके एस्पेक्ट्स जो है ना वो अभी तक देखे जा चुके हैं, ठीक है, या रिसर्च में उसकी की जा चुकी है। उसके बाद सिचुएशन इन पाकिस्तान, यानी उस टॉपिक में अब पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, यानी वैसे तो रिसर्चेज पूरी दुनिया में होती है, लेकिन पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द पाकिस्तान या विद रिस्पेक्ट टू योर कंट्री, आप इसको देखेंगे कि उस मुल्क में, या सपोज हम पाकिस्तान की बात अगर करें तो पाकिस्तान में उस टॉपिक से रिलेटेड कितना काम हो चुका है, ठीक है। देन राइट डाउन द नेसेसिटी ऑफ द टॉपिक। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं कोई भी सपोज टॉपिक ले लेता हूँ, तो मुझसे अगर कोई सवाल करता है कि भाई आपने ये टॉपिक ही क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया, ठीक है, तो इसका जवाब भी आपने इसमें ज़रूर लिखना है, वो रीजंस लिखनी है जिसकी वजह से आपने ये टॉपिक चूज किया। उसके बाद आपने इसी क्वेश्चन में या अच्छा ये ऐसा ना हो कि आपने पूरे 10-10 सफ़े लिखे हो इंट्रोडक्शन में, ऐसा नहीं होता, मतलब टू दी पॉइंट जो बातें होती हैं वो जस्ट आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद लिखना है फैक्टर्स दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द टॉपिक, ठीक है। अब वो फैक्टर्स जो आपके मेन वेरिएबल से रिलेटेड हो और जो आपने इन फ्यूचर रिसर्च उन पे करनी है, तो वो भी आपने इसके साथ लिंक करने हैं और इंट्रोडक्शन में उनको अपने टॉपिक या मेन वेरिएबल के साथ लिंक करके दिखाना है, यानी उनका क्या ताल्लुक है, कहाँ तक है, और कितना उसके साथ जो मेन टॉपिक के साथ जो है वो आपका लिंक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट प्रीवियस रिसर्चेस सेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योर टॉपिक, ठीक है। कुछ रिसर्चेस का हवाला दे दें, चाहे वो इनसाइड द कंट्री है या आउटसाइड द कंट्री है, उनका आपने रेफरेंस दे देना है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा टॉपिक की अहमियत का पता चल जाए कि पाकिस्तान में इसकी रिसर्च जो है हो रही है, या फिर मतलब उसकी इतनी ज़रूरत है कि इस टॉपिक को होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर वो लोगों के काम आ सके। उसके बाद आता है प्रीवियस रिसर्चेस दोज आर इंडिकेटिंग द गैप व्हिच यू आर गोइंग टू डिफाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो पिलर्स हैं जिस पर आपने अपनी रिसर्च को खड़ा करना है, ठीक है। यानी गैप्स आपको कहाँ मिलते हैं, गैप्स जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं उसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं या जहाँ कंक्लूजन्स होता है या फिर सजेशंस होती हैं, क्योंकि रिसर्चर जो है ना उस रिसर्च आर्टिकल में कोई एक रिसर्च कर चुका होता है, ठीक है। अब वो ऐसा काम इसमें सजेस्ट कर देता है, रिकमेंड, जो उसने नहीं किया होगा, बल्कि वो रिकमेंड करता है कि इतना काम तो मैंने कर लिया है, लेकिन इससे आगे जो है वो नेक्स्ट रिसर्चर जो है वो काम कर सकता है या करना चाहिए। तो उस बात को आपने यहाँ पे कोट करना है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन द सेंटेंसेस फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्चेस व्हिच लीड टुवर्ड योर टॉपिक, ठीक है। ये वही वैसे तो मतलब गैप तो जनरल भी हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जनरल्स हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने उसको नैरो डाउन करना है और पर्टिकुलर विद रेफरेंस टू योर टॉपिक, यानी आप क्यों करने चाह रहे हैं, इसलिए कि वो फलां रिसर्च में ये दिया गया है, फलां रिसर्च का रिसर्च गैप है जो वहाँ आइडेंटिफाई नहीं हुआ और वहाँ सजेस्टेड है, इसलिए पर्टिकुलर आपने वो वेरिएबल इसलिए चुने कि वो यहाँ पे हाईलाइटेड थे, यहाँ पे अभी तक रिसर्च नहीं हुई थी, तो फलां रिसर्चर ने इसको रिकमेंड किया था कि ये आप फर्दर रिसर्चर जो है इस पे काम कर सकता है। तो ये वो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपके टॉपिक के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। देन एट द एंड एक्सप्लेन दैट व्हाट इज योर पर्पस ऑफ स्टडी। अब ये तो सारी बातें हो गई, बच्चे आपने हिस्ट्री भी बता दी, सिचुएशंस भी बता दी, उसके बाद आपने अपनी ज़रूरत भी बता दी, किसकी ज़रूरत क्या है, आप क्यों ये कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यानी जब आपने इसको नैरो डाउन किया, रिसर्चेस का गैप्स की तरफ आए, गैप्स तो देखिए एक रिसर्च में बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें पर्टिकुलरली फिर आप उस गैप पे आते हैं जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और आखिर में फिर आप जो एक्चुअल काम करना चाह रहे हैं, जो आपका रिसर्च टॉपिक होता है, उसको आप एक्सप्लेन कर देते हैं एक दो लाइंस में कि आप इस स्टडी में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर पर्सनल एक्सपीरियंस है रिसर्चर्स का तो वो शेयर कर दें। जैसे अक्सर स्टूडेंट जो है वो करते हैं कि आप कह लें कि मीन्स के वो कोई भी आप पहले काम कर चुके हैं या उसका अपना ज़ाती ख्याल होता है या वो सिचुएशंस में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको वो थोड़ा शेयर कर दें ताकि यानी मैं इस सेटअप में हूँ इसलिए मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, ये मेरे लिए ईजी है, या फिर मैंने भी यहाँ पे नोट किया ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस अगर सर्चर किया तो वो शेयर कर सकते हैं आप। उसके बाद आती है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे आपने क्या लिखना होता है, इसमें आपने लिखना होता है कि वो प्रॉब्लम्स जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं या जो एरिया आप रिसर्च करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आप चंद लाइंस लिख देते हैं। फिर आप लेवल ऑफ द प्रॉब्लम्स लिखते हैं कि वो प्रॉब्लम किस लेवल पे है, सेकेंडरी लेवल का है, एलिमेंट्री लेवल का है, हायर सेकेंडरी लेवल का है, या फिर कॉलेज लेवल का है, यूनिवर्सिटी लेवल का है। तो वो लेवल जो है ना आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद researchers researches those are prominently conducted related to the topic, ठीक है। जो वो रिसर्चेस जो प्रोमिनेंटली मतलब पहले इससे रिलेटेड रिसर्चेस कुछ हो चुकी हैं। अच्छा, सिनॉप्सिस में आप हमने ढेर नहीं लगाना होता, लेकिन आप कोई एक दो रिसर्चेस का हवाला यहाँ पे दे दें स्टेटमेंट ऑफ एम में, ताकि ये बहुत ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट्स भी ना हो कि आपने उसमें अपने बस टू दी पॉइंट रहना है और ज़्यादा आगे वो फिर रिसर्च थीसिस में इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। देन व्हाट इज द प्लान इन द स्टडी, ठीक है। मतलब उसमें प्लान प्लान क्या, आपने क्या प्लान किया हुआ है, आप कैसे करेंगे इसको, तो वो आप थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी आता है, ठीक है। तो अच्छा ये भी याद रखें कि जैसे ये पॉइंट लगाया उसके बाद आपने एक टैब आपने लगाना है, ठीक है। टैब लगा के उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग जो है वो लिखनी है। इसको बोल्ड भी करना होता है हेडिंग्स को। तो उसके बाद आप लिखते हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी विल बी। अच्छा, सिनॉप्सिस जो है ये तमाम जो है विल शिल पे होगा, ठीक है। यानी वो काम अभी आपने करना है या करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टू और आगे फिर आप वर्ब लगा देंगे, टू आइडेंटिफाई, टू राइट डाउन, टू एक्सप्लेन, टू कंडक्ट, टू इन्वेस्टिगेट एंड सो ऑन। तो इस किस्म के आपके जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आप लिख देंगे। उसके बाद आता है रिसर्च क्वेश्चंस। तो आपने ये लाइन लिखनी है, रिसर्च क्वेश्चंस ऑफ द स्टडी विल बी। तो आगे फिर ए बी सी एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट इज, व्हाट और व्हाई, इस किस्म के जो आप वर्ड यूज करके आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो रिसर्च क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा कि कोई टॉपिक है तो उसके रिसर्च क्वेश्चंस कैसे जनरेट करने हैं, कैसे आप रिसर्च क्वेश्चन लिखने हैं, तो कैसे उनको ड्राइव करना है, ये मैं सारा इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उसके बाद है हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी। अगर तो एक है तो आईएस के साथ, और अगर ज्यादा है तो फिर ईएस के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर ज्यादा है तो सपोज हम कहते हैं कि अच्छा नॉर्मल जो है जब ये हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं तो वो नल हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप इसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं, ठीक है। जिसे हम पॉजिटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने नल हाइपोथेसिस बनाया और यहाँ पे 1 2 3 की जगह एच नॉट 1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर there is no significant difference between the moral competence of male students, male secondary school teachers in rural and urban areas, ठीक है। तो ये सपोज अब हमने एक हाइपोथेसिस जो है वो बनाया है, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी एक एक लाइन, अगर इन तमाम सवालों की एक एक लाइन में जवाब देते जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी जो है वो बन जाएगी, ठीक है। मतलब पूरी लंबी कहानियां नहीं लिखनी इसमें, बस जस्ट टू दी पॉइंट है ना। यानी इस क्वेश्चन जितने भी ये मेरे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनका अगर आप एक एक लाइन में भी जवाब देते जाएंगे तो आपका जो ये सिग्निफिकेंस है ये बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है मतलब ये पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई नॉट अदर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन टेकन। यानी जो आप ऑर्गेनाइजेशंस ले रहे हैं इस रिसर्च स्टडी में वही आपने क्यों ली, ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं ली, इसकी रीजन बतानी है। व्हाई नॉट अदर फैक्टर्स टेकन हैविंग लिंक्स विद द मेन टॉपिक ऑफ द स्टडी। ऐसा तो देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस टॉपिक से लिंक कर रहे होते हैं, लेकिन आपने
जो लिए, जो वेरिएबल्स लिए या जो फैक्टर्स लिए, वो क्यों लिए, उसकी क्या रीजन है, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी रिसर्चेस हैव बीन टेकन रिगार्डिंग द करंट टॉपिक, ये आप जनरली बता देंगे कि पाकिस्तान में कितनी रिसर्चेस हो चुकी हैं, फॉरेन में कितनी हो चुकी हैं, तो ये जनरल आप एक दो स्टेटमेंट्स लिख देंगे। फिर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च टॉपिक, इसकी नीड क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई इसकी ऐसे टॉपिक रिसर्च करने की, तो इसकी जो मेन रीजंस हैं ये आप जो है ना वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द बेसिक थिंग्स लिंक्ड विद द मेन टॉपिक, जो बेसिक थिंग्स है जो आप इन्वेस्टिगेट करने चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर आ जाता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च टॉपिक इन पाकिस्तान, भाई आप ये टॉपिक जब करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान में रिसर्च करने के बाद इसको क्या फायदा होगा, ठीक है, ये इसकी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका इसकी कोई वर्थ है या नहीं है। फिर व्हाई द रिसर्च टेकन इज इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तान, और फिर इसकी इम्पोर्टेंस, वो एक तो रिसर्च टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, और दूसरा फिर ये कि ये रिसर्च क्यों ही इम्पोर्टेंट है, ये क्यों इसकी रीजंस क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट, इतना हमने इसको टॉपिक को इतना क्यों इम्पोर्टेंट कहा और क्या रीजंस है। उसके बाद इसको यानी आपने लिंक करना है किसी भी रिपोर्ट्स के साथ, किसी भी रिसर्च स्टडी के साथ, ठीक है, तो ताकि थोड़ा ये पता चले कि वाकई इसकी इम्पोर्टेंस है, कोई आपने ऑथेंटिक प्रूफ दे रहे हैं। देन वेयर द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी विल बी इम्प्लाइड, यानी जब रिजल्ट आ जाते हैं तो इसका क्या फायदा होगा, मतलब कहाँ कौन से बंदों को इसका फायदा होगा, ये आपने इसमें लिखना है। उसके बाद कहते हैं एट विच लेवल्स द स्टडी द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी विल बी बेनिफिशियल, ठीक है। मतलब किस लेवल पे लोगों को फायदा होगा, ये मतलब सेकेंडरी लेवल पे, एलिमेंट्री पे, हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी और किसी और जगह पे, तो कहाँ पे इस मतलब रिसर्च का फायदा होगा। उसके बाद आ जाता है हाउ मेनी एंड विच ऑर्गेनाइजेशन विल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम द प्रेजेंट स्टडी, फिर अपने उस ऑर्गेनाइजेशन का भी बताना है कि भाई अगर मेरी रिसर्च हो चुकी है तो इससे कॉलेज को फायदा होगा पर्टिकुलरली, या सिर्फ यूनिवर्सिटीज को फायदा होगा, या किसी इंडस्ट्री को फायदा होगा, तो हमने पर्टिकुलरली उस ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र कर देना है जिसको इस रिसर्च से फायदा हो। देन व्हाट शिल बी रिमूव्ड और एडेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी पहले तो ये काम हो चुका है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, नया काम आप क्या कर रहे हैं, तो आपके काम करने से मतलब मौजूदा इस टॉपिक के बारे में मजीद ये चीज़ें मालूम हो जाएंगी, ये अपने यहाँ पे हाईलाइट करना है, जो आप समझते हैं कि मेरे काम करने से इसमें मेरे मतलब दुनिया को एक नई चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑन इनकम, एम्प्लॉयमेंट, yield increase, enhanced अर्निंग ऑफ द इंडिविजुअल्स, इससे क्या फायदा होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इनकम बढ़ेगी, क्या एम्प्लॉयमेंट में फायदा होगा, क्या हमारी पैदावार बढ़ेगी, क्या मतलब हमारी अर्निंग जो है वो कुछ बेहतर हो जाएगी इंडिविजुअल की, तो ये आपने इसका जवाब देना है। फिर उसके बाद डायरेक्टली आप उन लोगों का नाम लिखेंगे जो डायरेक्टली बेनिफिशियरी होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट हो सकती है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, तो इस तरह इंजीनियरिंग फर्म्स हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इवन के कम्युनिटी के लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पर्टिकुलरली उन लोगों को भी बताना है कि मेरी रिसर्च जनाब जब मैं ये काम कर लूंगा तो उसके बाद इन लोगों को भी ये फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन ये होती है कि नैरो डाउन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मीन्स कि आप पूरे सूबे में नहीं जा रहे बल्कि सूबे से आपने सिर्फ सपोज डिस्ट्रिक्ट पे आ रहे हैं या डिवीजन से आ रहे हैं, डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट पे आ रहे हैं, और सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है काम करेंगे, तो ये आपने क्या किया, डीलिमिट कर दिया, ठीक है, छोटा कर दिया, यानी आपने स्कोप मतलब मैंने अगर एक गांव में घूमना है तो बस मुझे शहर में नहीं घूमना, बल्कि है तो मेरी शहरों से रिलेटेड, लेकिन फिर मैंने किसी एक शहर में जाना है, उसके अंदर से मैंने डाटा लेना है, ठीक है। तो मीन्स कि ऐसे ऐसे नैरो डाउन करना है आपने। मिसाल के तौर पर द स्टडी विल बी डी लिमिटेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अब देखिए स्टूडेंट्स तो पहली जमात से लेकर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपने कौन से स्टूडेंट लिए, आपने डी लिमिट कर दिया कि बाकियों को छोड़े, मैं सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट लूंगा, तो मतलब ये एक मैं आपको वे बता रहा हूँ, यानी आपकी जो स्टडी से रिलेटेड पॉपुलेशन होगी सिर्फ आप वो ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आ जाता है। अब जैसे मेरा टॉपिक था तो उससे रिलेटेड जैसे हम मोरालिटी, मोरालिटी को थोड़ा हम डिफाइन कर लिया जी जनाब, ये कैसे, हालांकि ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं एज पर एपीए नहीं है, मैं इसको एपीए के मुताबिक कर देता हूँ,
ठीक है। तो सपोज ये अब जो है ये एपीए के मुताबिक हो गया, ठीक है, रेफरेंस। ये भी नहीं है एपीए के मुताबिक, इसको हम एपीए के मुताबिक कर लेते हैं। तो देखिए ये आपने सीखना है, ये भी मेरी वीडियो मौजूद है कि किस तरह एपीए स्टाइल के मुताबिक साइटेशन जो है वो आपने करनी है, शुरू में किस तरह करनी है, आखिर में किस तरह करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे कोट करना है, तो इस तरह देखिए, अब ये 2 था लिटरेचर रिव्यू, फिर 2.1 आ गया, फिर 2.2 आ गया, यानी मॉरल कॉम्पिटेंस को देखे मैंने थोड़ा डिफाइन किया, मॉरल डेवलपमेंट को किया, रोल ऑफ टीचर को किया। उसके बाद जो है आप देखें कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इसको एक्सप्लेन किया। इसमें देखिए आखिर में कैसे इस तरह 2.6 में देखें इंटरनेशनल रिसर्चेज ऑन मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरह ये सारे आप मतलब इस तरह आप लिख सकते हैं। ये रिव्यू और लिटरेचर में जितना भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है जो मैंने आपको पहले बताया, वो आप इसको कोट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी हेडिंग आती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आपने ये बताना है कि स्टडी आपकी किस लेवल तक लिमिटेड होगी, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड होगी, या कौन सी फर्म तक होगी, ठीक है। ये आपने एक दो सेंटेंस लिख देने हैं। उसके बाद व्हाट वुड बी द मेन सोर्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा, सोर्स क्या होगा जहां से आपको मेन डाटा मिलेगा, ये आप एक दो लाइन लिख देंगे। एट विच टाइप ऑफ डाटा रिसर्च विल बी बेस्ड, कौन सा टाइप होगा, क्वांटिटेटिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, कौन सा डाटा होगा जिस पर आपकी तमाम रिसर्च जो है वो बेस करे। देन विच रिसर्च इंस्ट्रूमेंट विल बी यूज, कौन सा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज होगा जिससे रिस्पोंडेंट से आपको डाटा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा स्केल यूज होगा आपका रिसर्च टूल में, वो भी मेंशन करना होगा, यानी डाटा आपका किस किस्म का होगा, नॉमिनल होगा, ऑर्डिनल होगा, रेशो होगा, इंटरवल होगा, ये भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ओके, नेक्स्ट है आपका रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या लिखना होता है, इसका मतलब इसमें लिखना होता है कि व्हाट रिव्यू ऑफ लिटरेचर आइडेंटिफाइज, रिव्यू ऑफ लिटरेचर मेनली किन किन चीज़ों को आपका डिस्कस करता है, कौन सी थ्योरीज उसमें आपने डाली है, कौन सी जनाब आपने मेन वेरिएबल्स को डिस्कस किया है, ये आप थोड़ी बहुत यहाँ पे आप एक दो तीन लाइनें लिख देंगे। देन व्हाट वुड बी द बेस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये बेस किस पर कर रहा है, यानी आप तमाम लिटरेचर में किस की बातें कर रहे हैं। तो वो आपका, क्योंकि मेन वेरिएबल जो आपके टॉपिक्स में होते हैं उन्हीं के बारे में आप बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो आप उनको कोट कर देंगे। फिर use that base of review which should lead for making questionnaire or research tool। फिर आपने उन बातों को हाईलाइट करना है, यानी आप मेन फैक्टर्स की बात करेंगे जिनको आपने इन्वेस्टिगेट करना है और जो आगे जाके आपके क्वेश्चनर में भी आपको नजर आएंगे। तो उन मेन वेरिएबल्स को आपने यहाँ पे सर जस्ट बता देना है, ठीक है। देन विच टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर विल बी यूज्ड, आप यहाँ पे थोड़ा ये बता देंगे कि मेरा क्वेश्चनेयर जो है वो सेल्फ मेड है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो मतलब इसमें थोड़ा सा आपने एक दो लाइन में ये बता देना। देन हाउ द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। मतलब कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आया आप खुद जाएंगे, आया आप किसी को भेजेंगे, या आया आप किसी बंदे को ट्रेन करेंगे पहले, ठीक है, या कोई भी और सोर्स जो भी आप यूज करेंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए, ईमेल कर सकते हैं, ऑनलाइन भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कैसे मतलब भेजेंगे, तो मोड ऑफ कन्वेंस जो है ये आपने बताना होता है। उसके बाद हाउ द क्वेश्चनियर विल बी वैलिडेटेड। अब अक्सर वैलिडेट जब हम करवाते हैं तो एक्सपर्ट से करवाते हैं, ठीक है, रिलेटेड फील्ड से जो लोग होते हैं उनसे हम वैलिडेट करवाते हैं। एटलीस्ट 5 एक्सपर्ट्स का आपने नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है, और ये सुपरवाइजर की हेल्प से होता है। सुपरवाइजर आपको हेल्प करता है कि आप किन किन एक्सपर्ट्स को भिजवाएं, ठीक है। अदरवाइज आप अपने जो इर्द गिर्द या अपने स्कूल में जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे भी आप वैलिडेट करवा सकते हैं। उसके बाद हाउ सैंपल विल बी टेकन, सैंपल किस तरह लेंगे, तो आपने यह किस तरह लिया जाएगा, तो ये आप एक दो लाइन में डिफाइन कर देंगे। फिर कलेक्शन करने के बाद डाटा जब कलेक्ट होता है तो फिर आप डाटा के साथ क्या करेंगे, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप दो दो लाइंस में देते जाएंगे तो आपका जो रिसर्च डिज़ाइन वाला पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में थोड़े बहुत पहला पैराग्राफ में आपने इन चीज़ों को फोकस करना होता है कि मतलब इन्हीं सवालों के आप जवाब दे दें जस्ट, कि आपकी प्रेजेंट नेचर ऑफ स्टडी क्या है,
आप कौन सी रिसर्च की टाइप को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टाइप्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। व्हाट टूल्स विल बी यूज्ड, टूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे कि रिसर्च टूल्स क्या होते हैं और आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। और पॉपुलेशन आपकी कौन सी होगी, पॉपुलेशन आप थोड़ा स्टडी कर लें क्या होती है, फिर मैं ही बताऊंगा लेकिन आप भी थोड़ा पढ़ लें। व्हाट विल बी द सैंपल ऑफ स्टडी, सैंपल आपका क्या होगा, टोटल नंबर आप बता दें, उसके बाद कौन सी टेक्निक्स यूज की गई है सैंपल लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन की हेडिंग है, यानी आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, ये भी एक दो लाइंस में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सैंपल क्या होगा, ठीक है, तो ये भी आपने बताना है कि मेरा सैंपल जो है वो टोटल इतना है, ठीक है, नंबर में आपने बता देना है। अच्छा, सैंपल लेने की भी टेक्निक्स हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह तरतीब में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो इंशाल्लाह मतलब आप खुद भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको ये पता हो कि सैंपल किस तरह कितना टोटल पॉपुलेशन हो तो कितनी हम सैंपल ले सकते हैं, इसके लिए खास मेथड्स हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक्स आपने पढ़ लेनी है कि कौन सी टेक्निक्स आप यूटिलाइज कर रहेंगे, वो भी आपने यहाँ उस टेक्निक का नाम लिख देना है। उसके बाद रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, रिसर्च टूल भी कहते हैं, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, तो ये आपने बताना होता है। तो आप जैसे ये क्वेश्चंस हैं, बस इन्हीं का भी आप एक एक अगर जवाब दे दें तो यकीन जाने आपकी प्रपोजल बड़ी अच्छी बन जाएगी। विच टाइप ऑफ रिसर्च विल बी टेकन, कौन सी टाइप आप यूज कर रहे हैं, कौन सा टूल आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, विच टाइप ऑफ रिसर्च टूल, अच्छा यहाँ पे सॉरी टूल है, टूल विल बी टेकन। उसके बाद कौन सा टूल ज़्यादा बेहतर है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन लाइक इंटरव्यू हो सकता है, क्वेश्चनर हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, तो इस तरह के टूल्स होते हैं, आप कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा बेहतर होगा, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। वट विल रिसर्च टूल, यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ, विल रिसर्च टूल बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, मीन्स के आप जो क्वेश्चनेयर यूज कर रहे हैं, ये टूल यूज कर रहे हैं, क्या वो स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, तो ये भी आप यहाँ पे जस्ट एक लाइन में बता देंगे। एक्सप्लेन दैट वेदर क्वेश्चनेयर विल बी स्टैंडर्डाइज्ड और सेल्फ मेड, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने खुद नया बनाया है या पहले से कहीं आपने लिया। अच्छा, रिमेंबर जब भी आप किसी का क्वेश्चनेयर लेते हैं तो उससे मतलब यहाँ लिखने से पहले उसे फॉर्मल परमिशन जरूर ले लिया करें, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है कि बाद में जब आपका थीसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको परमिशन नहीं मिलती या वो बंदा ही नहीं मिलता आपको, मतलब आपको उसको कांटेक्ट नहीं मिलता जिससे आप ये करते हैं, तो वो अभी तक उसने जवाब नहीं दिया होता, तो बाद में आपके लिए फिर ये मसला बन सकता है। तो जो भी यूज़ करते हैं आप रिसर्च टूल, तो उसकी परमिशन पहले ज़रूर ले लें, ये मेरी आपसे एक आपको नसीहत है, ठीक है। इफ क्वेश्चन इज सेल्फ मेड, तो अगर आपका क्वेश्चन सेल्फ मेड है तो रिमेंबर कि आपकी रिसर्च स्टडी में पायलट टेस्टिंग जो है वो होनी चाहिए, वो फिर आगे मैं बताऊंगा कि पायलट टेस्टिंग क्या होती है, तो ये ज़रूर आपने फिर उसकी पायलट टेस्टिंग में उसको गुजारना है। थ्रू क्वेश्चनेयर विच रिसर्चर विल फाइंड द फैक्टर्स मोस्ट रिक्वायर्ड, अच्छा, क्वेश्चनेयर में कौन से फैक्टर्स जो आप पहले हाईलाइट कर चुके हैं, जो मेन वेरिएबल के साथ लिंक्ड हैं या जिनको मालूम करने से मेन वेरिएबल आपका निकल आएगा, तो वो फैक्टर्स आपने यहाँ पे एक्सप्लेन तो ज़्यादा नहीं करने लेकिन हाईलाइट जरूर करने। देन एक्सप्लेन द फैक्टर्स मेनली इंक्लूड इन द स्टडी, तो ये मैंने बता दिया कि रिलेटेड जो हमने जो भी मेन वेरिएबल्स है वो आपने बता देने। उसके बाद आपने पार्ट्स बताने हैं कि क्वेश्चन में टोटल कितने पार्ट्स होंगे, कौन से मेन फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई करेंगे और डाटा किससे रिलेटेड आपने लेना है। फिर जो मेन चीज़ें कौन सी हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यह बयान करेंगे। और किस टाइप का स्केल जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स कि लिकट स्केल है, 5 पॉइंट लिकट स्केल है, 3 पॉइंट लिकट स्केल है, 7 है, तो कोई कौन सा स्केल है ये आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ये मतलब एक एक लाइन में आप इसको बयान करते जाएं। हाउ मेनी रिस्पोंडेंट्स विल बी आस्क्ड अबाउट गिविंग इंफॉर्मेशन, टोटल आप अपने रिस्पोंडेंट्स से सैंपल बता दें। उसके बाद क्वेश्चनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट, स्केल, ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यू, ये तमाम एज अ टूल ऑफ द स्टडी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है वैलिडिटी और लायबिलिटी। वैलिडिटी तो मैंने बताया कि ये आप रिसर्च के ज़रिए सॉरी मतलब अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए जो है वो आप इसकी वैलिडिटी मालूम करवा लेंगे। और लायबिलिटी के लिए आप कुछ
एक्चुअल सैंपल के अलावा कुछ सैंपल लेंगे, कुछ लोगों का डाटा लेंगे और उन पे आपने अपने क्वेश्चनियर को या अपने रिसर्च टूल को अप्लाई करके देखना है। और फिर स्टैटिस्टिकली जो है थ्रू एसपीएसएस आप उसकी रिलायबिलिटी मालूम कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको अलहदा इंशाल्लाह वीडियोस में मिलेगा आपको कि रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं और वैलिडिटी जो है वो किस तरह चेक की जाती है। ठीक है, बस ये लाइन आपने लिख देनी है कि reliability of the research instruments will be tested through pilot testing and instrument will be validated through experts opinion, or after necessary amendments it will be prepared with the consent of supervisor for large scale administration on the sample of the study, और फिर इसकी reliability through SPSS। ठीक है, सोशल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ठीक है, तो ये मतलब आप कह लें कि आप यूज़ कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है एसपीएसएस, बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है और इससे आप मतलब एसपीएसएस 16 भी है, 24 वर्जन भी है। मैं 24 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आप यूज़ करके और आप अपना डाटा जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद पायलट टेस्टिंग क्या होती है? पायलट टेस्टिंग बेसिकली हम जो एक्चुअल सैंपल होता है उसमें उसके अलावा आपने कितने लोगों से डाटा लेकर और अपने क्वेश्चन को टेस्ट किया, तो आपकी रिलायबिलिटी, अगर तो वो रिलायबल होता है तो तब आप एक्चुअल सैंपल पर अप्लाई करेंगे। अगर पायलट टेस्टिंग में ही वो रिलायबल नहीं आती, रिलायबिलिटी उसकी सही नहीं आती, तो फिर आपको जो है ना इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि जब आप यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी जो है ना अलहदा पायलट टेस्टिंग के थ्रू जो है वो। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी कि अगर आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्डाइज्ड है तो फिर पायलट टेस्टिंग लिखने की जरूरत नहीं, ये हेडिंग फिर नहीं आएगी। ठीक है, ये कंप्लीट हेडिंग यहाँ से आपने नहीं लिखनी। तो अगर तो आप खुद आपने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिसर्चेस, उसको कंपाइल किया है क्वेश्चंस की जो आइटम है, तो फिर जाहिर है उसकी पहले टेस्टिंग आप कर ले बेहतर है, क्योंकि सम टाइम जितने भी आप डाटा लेते हैं वो मुख्तलिफ क्वेश्चनर्स या मुख्तलिफ क्वेश्चनर आप और फॉरेन की रिसर्चेस में यूज़ हो चुका होता है। तो अब क्योंकि आप अपने मुल्क में उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपने जब मुख्तलिफ डाटा कंपाइल किया क्वेश्चनेयर से रिलेटेड, क्वेश्चन के आइटम के रिलेटेड, तो ज़ाहिर है उसको अपने माहौल में भी चेक करने के लिए उसकी पायलट टेस्टिंग ज़रूरी है। माइट भी कि वहाँ अच्छा इन्वायरमेंट हो, माइट भी यहाँ पे उतना अच्छा ना हो, लिहाजा इसलिए यहाँ पे पायलट टेस्टिंग मज़ीद कर लें। उसके बाद आता है डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस में ऐसे ही वर्ड जैसे मैंने लिखे हुए हैं, तो आप ऐसे ही वर्ड लिख सकते हैं कि आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा इट विल बी tabulated, analyzed and by applying appropriate statistical tool as per following table, और रिजल्ट विल बी एक्सप्लेन थ्रू। तो अच्छा, इसके बाद आपने एक टेबल बनाना है। ठीक है, जिससे आपने हर ऑब्जेक्टिव्स को बयान करना है और उसके लिए कौन से रिसर्च क्वेश्चंस होंगे और एनालिसिस के लिए कौन सी टेक्निक्स है वो आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जैसे टू आइडेंटिफाई द मोरल डेवलपमेंट लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड जेंडर। तो आप देखें रिसर्च क्वेश्चंस का बनता है व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल, और इसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, मीन, फ्रीक्वेंसीज, परसेंटेज और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो भी स्टैटिस्टिकल टूल यूज होगा इसके लिए, इसको अचीव करने के लिए, तो वो अपने एनालिसिस टेक्निक यहाँ पे लिख देनी है। इस तरह सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसका रिसर्च क्वेश्चंस क्या बनेगा, उसकी रिसर्च टूल्स मतलब टेक्निक्स कौन सी यूज होंगी, तो ये आपने एक टेबल बना देना। उसके बाद प्लान ऑफ वर्क आता है। प्लान ऑफ वर्क ये होता है कि आपने नेक्स्ट ईयर में कौन सी महीने में क्या काम करना है। जैसे मटेरियल फॉर लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च टूल, कंसल्टेशन विद द साइकोलॉजिस्ट रिगार्डिंग एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब जो जो काम आपने करना होता है तो वो आप कहते हैं जी मेरे 3 महीने इसमें लगेंगे। पायलट टेस्टिंग, कलेक्शन आप कंपाइलेंगे, सपोज 1 महीना लगता है। तो ये आपने बताना होता है कि आपको कौन सा काम कितने महीने में आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एज इट इज जो मैंने लिखा है ये भी आप लिख दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशंस आ जाती हैं। जो मेन वेरिएबल्स आप अपनी यूज़ कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च सिनॉप्सिस में, तो उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होती है कि सपोज मॉरल का मतलब मैं क्या लेता हूँ। ठीक है, मतलब मेरा इस मॉरल से क्या मुराद है।
मतलब मैं मॉरल की क्या मीनिंग समझ रहा हूँ और वो बात समझ के मैं इसको शामिल कर रहा हूँ, ठीक है? तो यानी जब भी कोई डेफिनेशन पढ़े तो उनको ये पता चले कि जनाब इसका मॉरल से ये हो रहा है, ठीक है? तो खैर मॉरल डेफिने जितने भी ऑपरेशनल डेफिनेशन हैं उनको यहाँ डाल दें, ना भी डालें तो कुछ यूनिवर्सिटी में ये डाली नहीं जाती, ठीक है? उसके अलावा जो है रेफरेंसेस आपने डालने हैं, ये भी एपीए स्टाइल में मैंने इसको लिखा हुआ है, लेकिन इनको भी आप एज पर योर ओन फॉर्मेट लिख सकते हैं, ठीक है? तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा जो हमारी वीडियो थी कि हमने कैसे रिसर्च प्रपोजल जो है ना वो बना लिया, ठीक है? उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की है कि तमाम स्टेप्स को कवर करूँ, ठीक है? और आपको एक-एक स्टेप बताऊँ। अब ज़ाहिर है मैं इन डिटेल तो अभी इस वीडियो में मैं नहीं, बहुत लॉन्ग पहले ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। लेकिन इंशाल्लाह मैं हर स्टेप्स में आपको बताऊँगा, प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाते हैं, टेस्ट कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है? कैसे पता चलता है कि अब मैंने इस पे कौन-सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करना है। तो ये वो तमाम बातें इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। नहीं तो मतलब किसी को रेफ़र कर दें अगर कोई रिसर्चर है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको समझ आ गई है, तो होपफुली कि बाकियों को भी समझ आ जाएगी, ठीक है? तो ख़ैर कहीं भी आप समझते हैं कि मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ ताकि मैं मज़ीद इसको डिटेल में आप तक शेयर कर सकूँ। दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।